अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये एंग्लो नॉर्मन एज पर बनने वाली चौथी वीडियो है और इसमें हम सबसे मशहूर शायर एंग्लो नॉर्मन एज के जो थे जेफरी चौसर, हम उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलें आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। जेफरी चौसर को इंग्लिश शायरी यानी इंग्लिश पोइट्री का फादर कहा जाता है। जेफरी चौसर की पैदाइश हुई थी 1340 में और सिर्फ 17 साल की उम्र में वो बादशाह के बेटे जॉन ऑफ गॉन्ट की बीवी एलिज़ाबेथ का नौकर बन गया, यानी उसका सर्वेंट बन गया। चौसर को शाही ख़ानदान की बड़ी सपोर्ट और फेवर हासिल थी। एक दफ़ा जब चौसर फ्रांस में जासूसी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया तो बादशाह एडवर्ड III के कहने पर उसको वहाँ से छुड़वाया गया। लेकिन जब रिचर्ड II बादशाह बने इंग्लैंड के तो चौसर को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। लेकिन जब जॉन ऑफ गॉन्ट का बेटा किंग हेनरी IV इंग्लैंड का बादशाह बना 1399 में, तो फिर से खुशहाली के दिन चौसर की ज़िंदगी में लौट आए और उसको अब पेंशन मिलना भी शुरू हो गई। लेकिन सिर्फ एक साल बाद 1400 में चौसर की मौत वाक़ई हो गई। यहाँ पर एक बात जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि चौसर जिस सदी में जी रहा था उस सदी में 3 अहम वाक़यात पेश आए। पहला था ब्लैक डेथ। ये ब्लैक डेथ जो वबा थी ये 1348 में इंग्लैंड में फैली। चौसर इसमें भी महफूज रहा। दूसरा अहम वाक़या था 100 ईयर वॉर, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान 100 साला जंग लड़ी गई। चौसर इसमें भी महफूज रहा। और तीसरा अहम वाक़या था पीजेंट रिवॉल्ट, जो कि किसानों ने बगावत कर दी थी बादशाह के ख़िलाफ़, पोल टैक्स के ख़िलाफ़। उस बगावत में भी चौसर बिल्कुल महफूज रहा। चौसर के कामों को 3 ग्रुप्स में रखा जाता है। पहले ग्रुप में वो काम आता है जो कि चौसर ने फ्रेंच ज़बान में लिखा। चौसर ने बुक ऑफ डशीज़, ABC और कंप्लेंट ऑन टू पिटी लिखी और फ्रांसीसी नज़म रोमन डे ला रोज़ का तर्जमा किया। बुक ऑफ द डशीज़ एक एलेजी है जो कि जॉन ऑफ गॉन्ट की बीवी की मौत पर लिखी गई है। शायर इस नज़म में एक नाइट से मिलता है और नाइट उसको कहता है कि उसने किस्मत के साथ शतरंज की बाजी खेली और हार गया। शायर उस नाइट को तसल्ली देता है। बुक ऑफ डशीज़ ड्रीम एलेगरी की सूरत में लिखी गई है। दूसरे ग्रुप में हमें चौसर का वो काम मिलता है जो कि चौसर ने लातीनी ज़बान में लिखा। इस ग्रुप में हमें द हाउस ऑफ फेम, द स्टोरी ऑफ जेरुसलेम, ट्रायलस एंड क्रिसीड और पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स जैसी नज़में मिलती हैं। ट्रायलस एंड क्रिसीड ट्रोजन वॉर के बारे में है, जिसमें ट्रायलस और क्रिसीड एक दूसरे से प्यार करते हुए हमें मिलते हैं, पर क्रिसीड को यूनानियों की तरफ भेज दिया जाता है और वहां जाकर वो एक लड़के डियोमेड की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है और बाद में जंग के दौरान ट्रायलस की मौत वाक़ई हो जाती है और औरत ज़ात को एक बुरा नाम मिलता है इस नज़म की सूरत में, क्योंकि क्रिसीड मोहब्बत में सच्ची नहीं रहती। द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स 700 लाइंस की एक नज़म है जो कि ड्रीम विजन में लिखी गई है। इस नज़म में शायर ख्वाब में परिंदों की पार्लियामेंट को देखता है जहां परिंदे अपने अपने पार्टनर्स को चुन रहे होते हैं और नेचर इस पार्लियामेंट में जज का किरदार अदा कर रही होती है। तीसरे ग्रुप में हमें अंग्रेज़ी ज़बान में लिखा जाने वाला काम मिलता है। इस ग्रुप में हमें द लेजेंड ऑफ गुड वुमन नज़म मिलती है। इस नज़म की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि चौसर ने पहली दफ़ा हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल किया था इस नज़म में, जो कि बाद में आने वाले शायरों ने भी अपनी शायरी में इस्तेमाल किया। द लेजेंड ऑफ गुड वुमन इसलिए लिखी गई क्योंकि ट्रायलस और क्रिसीड के बाद औरतों का एक गलत तस्वर लोगों के सामने गया था और कुछ शाही औरतें चौसर से नाराज़ भी हो गई थीं। इसलिए चौसर ने तारीख की 10 मशहूर औरतों की ज़िंदगी के बारे में इस नज़म में लिखा। इन औरतों में
فیلومیلا، تھسبی، ڈیڈو، کلوپیٹرا بھی موجود تھیں۔ بہت سارے لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ چوسر نے یہ نظم این آف بوہیمیا کے مطالبے کے بعد لکھی تھی۔ این آف بوہیمیا انگلینڈ آئی تھی رچرڈ II کے ساتھ شادی کرنے کے لیے۔ چوسر کی سب سے مشہور نظم اور جس نے چوسر کو سارے زمانوں کے لیے لافانی بنا دیا وہ تھی دا پرولوگ ٹو کینٹربری ٹیلز۔ اس نظم میں 30 کے قریب پلگرمز ٹبالٹ ان مسافر خانے میں جمع ہوتے ہیں اور یہ سب ٹامس بیکٹ کے مزار کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ سفر 3 دن کا ہوتا ہے اور اس لیے ہیری بیلی جو کہ میزبان ہوتا ہے وہ یہ مشورہ دیتا ہے کہ سارے پلگرمز جاتے ہوئے اور آتے ہوئے 2 کہانیاں سنائیں گے، یعنی ایک پلگرم کو 4 کہانیاں سنانی ہوں گی، اور جس کی کہانی سب سے بہترین ہوئی دوسرے 29 پلگرمز اس کو کھانا کھلائیں گے۔ چوسر نے یہ کام 1337 میں شروع کیا لیکن صرف 24 کہانیاں ہی لکھیں۔ چوسر کی کینٹربری ٹیلز کی نظم بوکیشیو کی نظم ڈیکامیرون سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے، جس میں 3 نوجوان نواب اور 7 عورتیں ایک گاؤں کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ باہر طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اور اپنا وقت گزارنے کے لیے وہ ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے ہیں۔ آخر چوسر انگریزی ادب میں اتنا اہم کیوں سمجھا جاتا ہے؟ چوسر انگریزی ادب میں اس وقت سامنے آتا ہے جب مڈل ایجز کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے اور ایک نئے زمانے کی شروعات ہو رہی ہوتی ہے۔ چوسر اپنی شاعری میں پرانے زمانے کا خلاصہ بیان کرتا ہے اور نئے زمانے کی طرف دیکھتا ہے۔ چوسر سے پہلے شاعر فرضی یا افسانوی کہانیاں بیان کرتے تھے۔ چوسر وہ واحد شاعر تھا جس نے اس زمانے کا یا اس زمانے کے معاشرے کی صحیح اور واضح تصویر کو بیان کیا کینٹربری ٹیلز میں۔ چوسر نے ہیروئک کپلیٹ کو انگریزی ادب میں لایا جو کہ بعد میں پوپ اور ڈرائیڈن نے اپنی شاعری میں استعمال کیا۔ چوسر نے رائم رائل کو بھی اپنی شاعری میں استعمال کیا جو کہ بعد میں آنے والے شاعروں کی شاعری کی زینت بنا۔ چوسر کی موت 1400 میں ہوئی اور اس کے بعد 1 صدی تک کوئی بھی مشہور شاعر انگلینڈ میں نہیں آیا۔ چوسر کو ویسٹ منسٹر ایبی میں دفنایا گیا اور ویسٹ منسٹر ایبی کی ایک مخصوص جگہ کو پوئٹس کارنر بنایا گیا جہاں پر انگلینڈ کے سب سے مشہور شاعروں کو دفنایا جاتا ہے، اور یہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ چوسر کو اس لیے بھی اہمیت حاصل ہے کہ یہ پوئٹس کارنر کا سب سے پہلا پوئٹ بنا جس کو وہاں پر دفنایا گیا تھا۔ تو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔